नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात फैसले के दिन की। आज 3 बड़े फैसले सामने आए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े मुद्दे आधार को लेकर और प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला दिया। वहीं अलवर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी फलाहारी बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आधार पर हुए सुप्रीम फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार की कहां कहां जरूरत है और कहां कहां नहीं। आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब आधार पर कोई असमंजस नहीं। आधार कहां जरूरी कहां नहीं। अब कोई संस्था बेवजह नहीं मांग पाएगी आधार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर कई महीनों से चली आ रही असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कहां कहां जरूरी होगा और कहां नहीं। आधार कार्ड कहां जरूरी है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आधार की जरूरत कहां नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मोबाइल सिम लेने के लिए आधार की जरूरत नहीं होगी। बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार की जरूरत भी अब नहीं होगी। बिना आधार के स्कूलों में अब एडमिशन संभव हो सकेगा। सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं में भी आधार की जरूरत नहीं होगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के पास आधार नहीं होने पर भी उसे सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकेगा। और टेलीकॉम कंपनियां, ई कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और दूसरी निजी संस्थान आधार की मांग नहीं कर सकते। निजी कंपनी आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती। कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। कहां कहां आधार की जरूरत नहीं होगी, ये जानने के बाद आइए अब जान लीजिए कि आधार की जरूरत कहां पड़ेगी। पैन कार्ड बनाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा। साथ ही सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। किसी भी व्यक्ति का अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसको उसका जो एंटाइटलमेंट है उस स्कीम में वो डिनाई नहीं किया जा सकता। आधार पर आए सुप्रीम फैसले के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचे और बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति कर रहे थे जो बिचौलियों के हक में थे, खास करके कांग्रेस पार्टी। आज उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। न्यायिक तमाचा है बीजेपी के ऊपर। जो शुरुआत का स्वरूप था, अंग था, जो ढांचा था आधार का, जो यूपीए लाई थी, उसको पूरी तरह से समर्थन किया है उच्चतम न्यायालय ने। आधार पर फैसला देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द करते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती और आधार सुरक्षित है। आधार हम लोगों के हित के लिए काम करता है और इससे समाज में हाशिए पर बैठे लोगों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। अपने ही पुराने फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि आरक्षण देने के लिए गेंद राज्यों के पाले में डाली है। साथ ही कहा कि 2006 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, लेकिन यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील को भी तरजीह दी। 2006 से रुके पड़े SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑक्सीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण को खारिज नहीं किया है, लेकिन आरक्षण देने के प्रावधान को राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया है। कोर्ट ने कहा, SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। आरक्षण देने के लिए SC/ST के पिछड़ेपन के डेटा की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हजारों लाखों कर्मचारी जिन लोगों के प्रमोशंस रुके हुए थे वो सारे प्रमोशंस अब जारी किए जाएंगे। अब जो जिन जिन एक्ट और जिन जिन सर्कुलर नोटिफिकेशंस में उन्हें रिस्पेक्टिव आरक्षण इस तरह का मिलता था, अब वो सारे सर्कुलर और एक्ट्स जो है वो रिस्टोर होंगे। दरअसल SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विवाद 12 सालों से चल रहा है। अक्टूबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला दिया था। नागराज बनाम भारत संघ के केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अगर सरकार प्रमोशन में आरक्षण लागू करना चाहती है तो SC/ST के पिछड़ेपन का डेटा जुटाना होगा। साथ ही सरकारी नौकरी में SC/ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा भी देना होगा। नागराज बनाम भारत संघ केस के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से याचिका डाली गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो मुझे लगता है कि भाई इस पर हमारी तो नाराजगी है, हम सुप्रीम कोर्ट के मत से सहमत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन दिया था, ये रिजर्वेशन का मतलब ये था कि रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन और हर कैटेगरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण जो अभी तक नहीं मिल रहा था, निष्प्रभावी बनाया हुआ था, तो पिछले कुछ फैसलों का हवाला देकर तो उसको ये अब प्रभावी इसको इम्प्लीमेंट कराएं। ऐसी हमारी पार्टी की पुरजोर मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले से पहले केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने दलील दी थी कि 2006 में दिया गया फैसला प्रमोशन में आरक्षण देने में रुकावट डाल रहा है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश है कि पुराने फैसले पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि फैसले में आरक्षण के लिए दी गई शर्तों पर अमल करना व्यवहारिक नहीं है। SC/ST वर्ग सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जिसे साबित करने की जरूरत नहीं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब फैसला राज्यों को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फलहारी बाबा को उनके पाप का फल मिल गया है। अब दुष्कर्मी बाबा ताउम्र सलाखों के पीछे रहेंगे। बता दें कि अलवर ADJ राजेंद्र शर्मा की कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने फलहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कोर्ट में कल यानी मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए आज का दिन तय किया था। इससे पहले 15 सितंबर को अंतिम बहस शुरू हुई थी और कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से पीड़ित के पक्ष में बहस के बाद बचाव पक्ष की ओर से उनके वकील ने बहस की। देखिए, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और फलहारी महाराज जो कि अलवर में रामकिशन कॉलोनी के अंदर मधुसूदन सेवा आश्रम के नाम से इनका आश्रम संचालित था, न्यायालय ने के नाम से संचालित था। यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक परिवार बाबा से जुड़ा हुआ था पिछले कई वर्षों से। तो उस पीड़िता के साथ में बलात्संग की घटना की गई बाबा के द्वारा, जिसमें आरोपी बाबा के खिलाफ IPC की धारा 376(2)(f) और 506 IPC की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय से पत्रावली कमिट होकर श्रीमान जलायम सत्र न्यायाधीश संख्या 1 राजेंद्र शर्मा जी की अदालत में उक्त प्रकरण का विचारण किया गया, जिसमें आज न्यायालय ने IPC की धारा 376(2)(f) में एक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड के दंड से आरोपी को दंडित किया। धाराओं में 376 में और 506 में शायद मुझे जानकारी नहीं है, शायद 1 साल का कन्विक्शन किया है 506 में। ठीक है, अभी पीड़िता जो है उनके परिजन आए हुए हैं, क्या उनका, क्योंकि आप लगातार उनका केस लड़ रहे थे, पीड़िता को न्याय मिला है, पीड़िता को इंसाफ। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें गन्ना, होटल और रेल समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शुगर मिलों के सरप्लस उत्पादन को देखते हुए कैबिनेट ने मिलों के लिए विस्तृत पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसमें शुगर इंडस्ट्री को 5,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की गई। साथ ही बिहार की राजधानी पटना में करीब 1,217 करोड़ की लागत से नया डोमेस्टिक टर्मिनल बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही पटना का पाटलिपुत्र अशोका होटल इसको वापस राज्य सरकार को सौंपने का फैसला हुआ। यूपीए सरकार में बनी GST नेटवर्क को पूर्ण सरकारी कंपनी बनाने का भी फैसला हुआ।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कथगौरा से लेकर दोनगढ़ तक राज्य सरकार के साथ मिलकर 294 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का फैसला लिया गया, जिसकी लागत 5,950 करोड़ रुपए आएगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने के साथ ही नई दूरसंचार नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। वजह है उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग। इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने उसी के विरोध में बंद बुलाया और फिर खूब बवाल हुआ। बसें जलाई गई, ट्रेन रोकी गई, हाईवे पर हंगामा हुआ, रोड पर रैली निकाली गई, पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन बवाल की वजह एक ही है, टीएमसी सरकार का विरोध। बुधवार को बीजेपी ने ममता सरकार के विरोध में 12 घंटों का बंद रखा और उसे पूरी तरह से कामयाब भी बताया। बंद पूरा कामयाब है। लोग बंद के खिलाफ एक भी आदमी नहीं, केवल सरकार और उनके गुंडा छोड़ करके बस चला रहे हैं। सरकार कोई पैसेंजर नहीं है। दुकान देखिए सारे कलकत्ता के बंद है और डिस्ट्रिक्ट में भी बंद है। इससे पता चलता लोग हमारे साथ हैं। अब विरोध के लिए बंद की कामयाबी भी देखिए। बंद का असर सरकारी बस पर। जी हां, ये दोनों तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, एक कोलकाता की जबकि दूसरी उत्तरी दिनाजपुर की। जबकि सिलीगुड़ी समेत कई जगहों पर बस में तोड़फोड़ की गई। निशाना सिर्फ बस ही नहीं बल्कि ट्रेन को भी बनाया गया। हावड़ा और बारासात समेत कई जगह ट्रेन रोकी गई। बारासात में ट्रेन रोकने की वजह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस झड़प में जमकर डंडे भांजे गए। प्रदेश बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के अलावा सांसद रूपा गांगुली ने भी रैली में शिरकत की और लोगों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश में जुटी दिखी। ये बंद इस्लामपुर में की गई पुलिस की फायरिंग के विरोध में किया गया। सुनिए इस बंद के जरिए बीजेपी ने क्या मांग रखी है। जो बच्चों का मौत हुआ है उसका दोषी को उजागर किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। हम हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं, उनके परिवार हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। बंद के दौरान कई जगह भीड़ बेकाबू भी हो गई। इस्लामपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी भांजी, जबकि कई जगह उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के बंद को पूरी तरह से असफल बताया। साथ ही बीजेपी नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया। और राजनीतिक नेतारा जब बक्तव्य रखছে বলছে পুলিশকে মেরে ঝুলিয়ে দাও, খুন করো, অ্যাটাক করো, এটা কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্স। আমি পুলিশকে প্রশাসন নিশ্চয়ই প্রশাসনের মতো কাজ করবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইন্টারফেয়ার ইন देयर बिजनेस, কিন্তু আমি মনে করি लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। यकीनन पुलिस के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 3 दशक से ज्यादा दिनों तक सरकार चलाने वाले वामपंथी भी यही करते थे। उनसे सत्ता हथियाने वाली टीएमसी ने भी वही किया था और अब बीजेपी भी वही कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की सियासत की नींव बवाल से ही मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बढ़ते आगे, जोधपुर में स्वाइन फ्लू और डेंगू का असर दिख रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तीनों बड़े अस्पतालों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जगह अलग से वार्ड शुरू करने के भी आदेश हुए हैं। इस सीजन की बात करें तो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 और डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65 हो गई है।